I, Prashant Shukla, welcome you all and greet in my physics channel. एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, कोई अच्छी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। ठीक, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी चैप्टर 13 का चैप्टर ऑसिलेशन। देखते हैं इस ऑसिलेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ लेने से आपके नंबर बड़े अच्छे आ जाएंगे एनुअल एग्जामिनेशन में। ठीक, तो देखते हैं लिस्ट पिछली वीडियो की तरह, मतलब वर्क एनर्जी पावर वाली वीडियो की तरह बन के तैयार है। यहाँ पे पहली चीज आपने देखनी है, यहाँ पे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल देखना है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में होगा ये। ठीक, आप पहचान जाओगे पीरियोडिक मोशन है। छोटी सी चीज है ये, मुश्किल से आपका 5 से 10 मिनट इसमें लगेगा। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, इन सब की बेसिक आइडिया आपके पास होनी चाहिए। थोड़ी सी आइडिया आपको सर्कुलर मोशन में हो चुकी होगी। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं। बस एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि ऑसिलेशन चैप्टर में जो ओमेगा होता था उसको एंगुलर वेलोसिटी ना कह के इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन देखना होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन, एक्सेलरेशन इक्वेशन। यहां एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसी बुक से, किसी वीडियो से देखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है। इसके पैरेलल आप x एक्सिस वाला भी पढ़ लेना, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये दोनों ही एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये अलोंग y, ये अलोंग x। तो ये छोटी सी बात है, आप लोग खुद से पढ़ते हो तो ऐसी गंभीर बातों को, माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस आपने नहीं कर पाते हो आप, तो आप इसको देख लेना। इसी वेलोसिटी, इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक, वेलोसिटी इक्वेशन आप आ जाओगे, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इस वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आगे बात समझ में, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। आप कहोगे सर इसको और कुछ ले सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी पहले आप y प्रूव कर दिए हो, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। ठीक, इस पे आपको क्वेश्चन कर लेना है। एग्जाम्पल 13.5 है, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर एक्सरसाइज में 13.5 और 13.6। ठीक, आप इसका स्नैपशॉट ले लो आप, ताकि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीजें मुझे रब करनी पड़ेंगी। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। क्लियर? अब इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, वेलोसिटी इक्वेशन का और एक्सेलरेशन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ आप बनाओगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे आप टाइम लिख दोगे, यहाँ पे y लिखोगे, साइन फंक्शन का ग्राफ है, ये आप बना दोगे। इसी तरह जब आप वेलोसिटी वाले का ग्राफ होगा तो वो कॉस फंक्शन है, अभी लिखा था v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो कॉस फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ये आप देख लोगे, ये वेलोसिटी है। फिर 1 मार्कर एमसीक्यू बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेजर एंगल कितना होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन एसएचएम 90 डिग्री। साइन और कॉस का मामला 90 का होता है, तो 90 का फेज डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच 90 का फेज डिफरेंस है। फिर उसके बाद आप देखोगे एक्सीलरेशन का ग्राफ। एसएचएम में
ये सब एसएचएम में पढ़ रहे हो बच्चों आप। तो एक्सेलरेशन अभी लिखा था इक्वेशन, नेगेटिव में था डिस्प्लेसमेंट के तुलना में, डिस्प्लेसमेंट की तुलना में क्या था, नेगेटिव में था। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में 180 का फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में 180 का फेज डिफरेंस। क्लियर? एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन यहां बता दूं मैं आप लोगों को, जो ये लिस्ट आपको दे रहा हूं, तो केवल लिस्ट देने से तो फिजिक्स होगी नहीं भाई, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं, थोड़ा वो डिफरेंस है बच्चों। जैसे मैं कह दिया कि y इज इक्वल टू 20 साइन 30t प्लस π/4 मीटर। क्या क्या इससे फाइंड कर सकते हैं आप? सर ये एम्पलीट्यूड होता है तो एम्पलीट्यूड लिख दिए आप, 20 मीटर लिख दिए। जो जनरल इक्वेशन था उससे कंपेयर किए तो ओमेगा आप कर दिए 30। अब आपको ओमेगा पता चल गया तो सब कुछ पता चल जाएगा, 2π/न्यू। फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको, फ्रीक्वेंसी मिल गई, रेसिप्रोकल कर दोगे, टाइम पीरियड मिल गया। ये क्या है? ये इनिशियल फेज है बेटा लोग, ये क्या है? इनिशियल फेज है। तो यही सब है। किसी में x वाला फंक्शन दे दिया गया है, x इज इक्वल टू 10, तो जब यहाँ x दिया है तो यहाँ cos दिया है, कुछ कर दिए 10t प्लस π/3, तो आप समझ गए। अगर यहाँ x है, यहाँ cos है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। x है और यहाँ साइन दिया है, ध्यान देना, x है और यहाँ साइन दिया है, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करके आप इसको चेंज कर दोगे। मेन बात यह है, इतनी सिंपल मैथ आपको आती है कि x के साथ यहाँ cos होना चाहिए, अगर x के साथ साइन है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप उसको क्या बना देना? cos बना देना। इसी तरह अगर यहाँ y के साथ cos है तो आप उसे साइन कर देना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में y के साथ साइन आता है। बहुत बढ़िया बात। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास आ चुका था, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास है, मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स बन गया। और इसको m ओमेगा स्क्वायर को k भी कहते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k कहते हैं। स्प्रिंग फैक्टर नाम है इसका। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग फैक्टर। और जब आपको ये फार्मूला मिल गया तो आप यहां से कुछ और काम कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m कर लिए आप, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m कर लिए, और ओमेगा इज इक्वल टू फिर आपका आ गया √k/m। क्या आ गया? और फिर ये भी एक फार्मूला हो गया भाई। चलिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, एसएचएम करती हुई बॉडी के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और ओमेगा 2π/न्यू होता है। क्या होता है? 2π/न्यू, तो k/m। तो इससे आपको किसकी वैल्यू मिल गई? न्यू की वैल्यू मिल गई। मेरे बच्चे न्यू की वैल्यू पा गए, तो न्यू इज इक्वल टू 1/2π। अब इतना सब आप तो इधर उधर खटर पटर कर लोगे आप। क्या खटर पटर? टाइम पीरियड क्या आ गया? 2π, एंड रिवर्स हो गया सब, m/k। तो यही प्रूफ भी आता है। और सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाएगा, जैसे एक्सरसाइज 13.7 में दिया, इसी पे बेस्ड। एक्सरसाइज 13.7 पे इसी पे बेस्ड दे दिया है। स्प्रिंग से कोई मास लटका देगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे देगा, के दे देगा, फिर उस पे जो मास अटैच किया गया वो मास दे देगा। आई बात समझ में? ठीक है। यहां से एक लेवल में थोड़ा सा और बढ़ जा रहा हूं, ये नोट कर चुके हैं अगर आप तो। बहुत आसान चैप्टर है, ऑसिलेशन छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और अच्छा वेटेज रहता है आप लोगों के होम एग्जामिनेशन में। किसी के यहाँ 7 नंबर, किसी के यहाँ 6 नंबर, और वेव और ऑसिलेशन मिला के तो 14-15 नंबर का बन जाता है। क्योंकि मोस्टली हाफ एनुअल एग्जाम में सेकंड बुक का वेटेज ज्यादा रहता है बेटा लोग। अब सेकंड बुक में 2 ही बड़े चैप्टर हैं देखा जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड तो छोटा सा ही है, ठीक है, उसकी वीडियो अगली हमारी बनेगी। तो लिक्विड थोड़ा सा बड़ा है, और फिर इधर आपका वेव एंड ऑसिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स तो कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, नए वाले सिलेबस में कुछ पता ही नहीं चलता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो आप गए बाहर टहल घूम के आए, स्कूल में देखे खत्म हो गया, ठीक है, छोटा सा चैप्टर रहता है। तो इन 2 चैप्टर्स को, वेव ऑसिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड
को आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आप, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, सारे कोई भी उसका आप एलिमेंट छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है, नंबर अगर अच्छा पाना है तो ये हो गया आपका। अब इसमें मैं क्या कह रहा था कि एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैं स्प्रिंग की बात कर रहा था। बेटा लोग 2 स्प्रिंग लगा दिए गए, क्या कर दिया गया, 2 स्प्रिंग लगा दिया, एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के पैरेलल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पैरेलल कर दिया गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है K1 प्लस K2। तो सब ठीक है। टाइम पीरियड अब क्या हो जाएगा, 2 स्प्रिंग को आप पैरेलल में कर दिए। पैरेलल का फार्मूला रेजिस्टेंसेस के सीरीज जैसा है। बच्चे कहते हैं, मैं कहता हूं हाँ बेटा बहुत सही, बहुत सही सोच लिया मेरे बच्चे, बहुत होशियार है। ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ता रहेगा ना तो जिंदगी में कुछ टफ लगेगा ही नहीं, कुछ कठिन नहीं लगेगा। तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान K1 प्लस K2 हो गया। अगर ये स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, मेरे बच्चे सीरीज का हो जाएगा 1 अपान K इज इक्वल टू 1 अपान K1। अब एक बात और बताने का मन कर रहा है, ठीक है, बहुत कुछ बताने का मन कर रहा है आप लोग, कि जब ये K1 प्लस K2 हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, टाइम पीरियड छोटा हो गया। टाइम पीरियड रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, कोई स्प्रिंग है, कोई ऑसिलेटिंग चीज है, सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड कम हो, इट इज टेकिंग लेस टाइम। टेकिंग लेस टाइम मीन्स फटाफट हो रहा है, मूवमेंट फास्ट, मूवमेंट फास्ट। जब आप सीरीज में कर रहे हो तो देख रहे हो K की वैल्यू कम हो जाएगी, सब जानते हो, इस तरह 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम लोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, K लेस हो जाएगा। K लेस हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अच्छा सर जी, यहां कोई मास लटकाए हैं और ऑसिलेट करा के छोड़ दिए तो ये धीरे धीरे होगा, और ये क्या होगा, फटाफट होगा, कम टाइम लग रहा है, ये बढ़ गया, टाइम पीरियड कम हो गया। टाइम पीरियड कम होने का मतलब कम टाइम ले रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, बहुत टाइम ले गया। फिर इसी के आगे आप पढ़ लेंगे 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, इसका भी डेरिवेशन आप देख लेंगे, बता दिए एक्सरसाइज का 13.7। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। शायद ही किसी स्कूल का पेपर इस टॉपिक के बगैर बनता हो। अगर किसी के स्कूल में नहीं आया तो कहा जाएगा भैया पेपर बच्चों को परेशान करने के लिए दिया गया था, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी गई पेपर में, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक। तो आप डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक, कर लेना। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूं, क्योंकि आप डेरिवेशन करके छोड़ देते हो, आप सोचते हो कि पूरा फिजिक्स में पढ़ लिया, नहीं भाई, फिजिक्स की शुरुआत तो डेरिवेशन के बाद होती है, रिजल्ट एनालिसिस कहते हैं उसको। जब आप फार्मूला कोई पा जाते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बच्चों को मिल गया, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी किए, फिर आप g इज इक्वल टू किए 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर किए। सर जी g तो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब एल अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट है, एल अपॉन टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब L प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, L प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। सर जी यहां भी लग रहा था, लेंथ आप 4 टाइम्स कर दोगे, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बनना शुरू हो गया एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, सब बनना शुरू हो गया, दरवाजा खुल गया। लेंथ ऑफ द पेंडुलम डबल कर दिया है आपने, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, √2 टाइम्स हो गया। लेंथ ऑफ द पेंडुलम 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम पीरियड ट्वाइस हो गया, मतलब तभी तो L अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट करा मेरे बच्चों। कह दो सर अब क्या बताओगे आप, बहुत चिल्ला रहे हो। बेटा जी चिल्ला नहीं रहा हूं, इसलिए तेज बोल रहा हूं, जान जाओ कि इसमें आपको भी बहुत एनर्जी डालनी है पढ़ते समय। जरा भी एनर्जी इनपुट में कंजूसी किया तो नंबर का आउटपुट कम हो जाएगा मेरे बच्चों। L अपॉन टी स्क्वायर, तो नहीं सर मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तब टाइम पीरियड, मान लिया भाई, बहुत अच्छी बात है।
इसका स्लोप क्या देगा ये आपको, इसका स्लोप क्या देगा पता चल गया है आपको। L/T² इंटू क्या था, 4π² जी था, जी था ना। तो लिखो लिखो लिखो, बैठे नहीं रहो, G इंटू 4πr² देगा। इसका स्लोप क्या देगा, G इंटू 4πr² देगा। इसका रिवर्स हो जाएगा। ओके सर जी, इसका स्लोप निकाल लिया मैं और 4π² से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो। स्लोप है ना ये स्लोप है। स्लोप निकाल के 4π² से मल्टीप्लाई कर दिए तो जी मिल जाएगा ना। क्लियर है, पक्का, ठीक। स्लोप लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई कंफ्यूजन। ठीक, एल और टी का ग्राफ आप देख लेंगे। एल और टी का ग्राफ कैसा होता है, एल और टी स्क्वायर का ग्राफ बता दिया मैं आपको, इससे कैलकुलेशन होता था। फिर उसके बाद में दुनिया भर के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा लोग, कि इस आप किसी पेंडुलम को आप लिफ्ट में रख दिए, लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, तो G प्लस ए हो जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात, G प्लस ए हो जाएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा मतलब आपको बता दिया, लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, G माइनस ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह कल एक अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे कि पेंडुलम को कहां कहां रखा जा रहा है, इस पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बहुत ढेरों क्वेश्चंस है बेटा इसमें। इसके बाद एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जैसे वर्क एनर्जी पावर में था उसी तरह यहां भी है, क्योंकि इस चैप्टर में भी इसलिए लिख दिया मैं। इस पे एग्जाम्पल 13.7 कीजिएगा और एक्सरसाइज 13.9 कीजिएगा। एग्जाम्पल 13.7 करेंगे और एक्सरसाइज 13.9 कर लेंगे आप। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बाद के दो क्वेश्चन है बेटा लोग, 13.17 और 13.18। 13.17 13.18 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कि 13.17 कौन था, 13.18 कौन है। इन दोनों में से एक है, कोई यू शेप्ड ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड फील्ड है, दोनों में लेवल सेम होगा। आप यहां से इधर से फूंक मारे या सक्शन पंप लगा दिए, फूंक के छोड़ दिए, फूंक के तेजी से छोड़ दिए, तो ये पानी एसएचएम करने लगेगा। क्या करेगा, एसएचएम करेगा। उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है आपको। बात समझ में आ गई, जरूर कर लेना। इस एसएचएम का क्या निकालना है आपको, टाइम पीरियड। प्रैक्टिस कर लेना। फिर इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन है कि कोई लॉग है, इसको रब कर दें, समझ में क्या है, रिपीट कर दूं। एनी यू शेप्ड ट्यूब, अरे यू ट्यूब वाला नहीं, यू शेप्ड ट्यूब, लिक्विड फील्ड है, मरकरी फील्ड है, वाटर फील्ड है, स्पिरिट फील्ड है, कुछ भी, इसको सक्शन पंप लगा के, वो भी सक्शन पंप है, ठीक है, लगा के आप छोड़ दिए, लगा के छोड़ दिए, पानी ऐसे ऑसिलेट करने लगा। नहीं कुछ ऐसा सक्शन पंप लगाना है, ट्यूब को ऐसे हिला के छोड़ दिए, पानी से चलना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक, ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड आपने निकालना है, ठीक। इसी तरह का इन्हीं दोनों में से एक कोई है, पानी है, इसमें कोई वुडन लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसको दबा के छोड़ दिए, दबा के छोड़ दिए, एसएचएम करने लगेगा। क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा, उसका टाइम पीरियड निकालना। एनी वुडन लॉग इज पार्शियली डिप्ड इन अ वर्टिकल वे एंड इट इज पुश्ड एंड रिलीज्ड, it does SHM, you have to prove this and you have to find time period। तो इन दोनों क्वेश्चन का और इस टाइम पीरियड वाले का एक आपको मैं की पॉइंट बता दूं, जब भी प्रूव करना होता है कि कोई मोशन SHM है, आप उसके फोर्स का फार्मूला निकालते हो, यहां डिस्प्लेसमेंट होता है तो प्रूव हो जाता है, चाहे फोर्स का फार्मूला चाहे एक्सेलरेशन का फार्मूला। दोबारा सुनो, एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालते हो उस सिस्टम के लिए, जैसे पेंडुलम था या लिक्विड वाला मामला था, लॉग वाला मामला था, एक्सेलरेशन या फोर्स का फार्मूला निकालते हैं आप,
यहां डिस्प्लेसमेंट होता है, तो प्रूव हो गया ना एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, ये पक्का हो गया कि बॉडी एसएचएम कर रही है। फिर इस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो चीजें होती हैं वो होती है क्या, स्प्रिंग फैक्टर के। क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर के। कौन सा पता चल गया। अब आप क्या करने जा रहे हो, आप प्रूव कर दिए एसएचएम है, बेधड़क आप ये फार्मूला लगा सकते हो टाइम पीरियड का। के आपको पता ही चल गया, कह रहे हो एक्सेलरेशन या फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रहेगा वो के होता है, और जो बॉडी ऑसिलेट करती है उसका या तो मास या तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो उसका मास या तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो मैं बार बार कर रहा हूं, मैं 11th की वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूं, हैं वर्क एनर्जी पावर वाले में ये बात बता चुका हूं क्यों छोटी छोटी बना रहा हूं मैं। ठीक है तो इसके नोट्स बनाओ, ये सारी चीजें पढ़ो, नंबर पूरे के पूरे आने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको, फार्मूलों की लिस्ट बनानी है, ग्राफ बनाना है, डेरिवेशन कहाँ से शुरू हो रहा है ये दिमाग में रखना है, माइंड मैप बनाना है चैप्टर का। ठीक है, फार्मूले बनाने हैं। ठीक, और फिर जो आज पढ़ ले रहे हो, ठीक, अब आपको कायदे से देखा जाए तो ऑसिलेशन अगर नोट्स आपके पास है तो पूरा ऑसिलेशन रिवाइज करने में प्रॉपर्ली आपका 5 घंटे का काम है। ठीक है, अभी का बताया मैं आप लोगों को, कोई काम एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है, कोई काम एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, खेलिए भी, पढ़ाई भी करिए, मम्मी पापा की सेवा भी कीजिए। ठीक है, बस फिर अगली वीडियो का इंतजार करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।